हाय दोस्तों, सीए इंटर ग्रुप वन के एग्ज़ाम्स को लास्ट 10 डेज़ बचे हुए हैं और ये वीडियो स्पेसिफिकली सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको मेरे मार्क्स बता देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, और मैंने क्या चैप्टर्स लीव किए थे सो दैट आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए। पहला पेपर वन एडवांस अकाउंट्स, मेरा स्कोर था 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। और मैंने क्या क्या छोड़ा था? मेरे को कंसोलिडेशन नहीं आता था, मेरे को अमालगमेशन नहीं आता था, मेरे को ब्रांच अकाउंटिंग नहीं आता था, मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड नहीं आता था, और मैंने 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोड़े थे, बट मेरे को उसका नाम नहीं याद है कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो इतने टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे एंड स्टिल मैंने 50 मार्क्स स्कोर किया था। अब मैं उसको बता देता हूँ कि इसके अलावा मैंने फोकस किस पे किया था, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ही वीक रहता है। मैंने जो बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जैसे कि बायबैक 100% करके गया था, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन 100% करके गया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज करके गया था अच्छे से। ठीक है, मैं कंसोलिडेशन का जो है ना, अमालगमेशन मेरा कंप्लीटली छोड़ दिया था। कंसोलिडेशन का मैंने किया था, PYQs ही किया था सिर्फ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल। बट मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक्चुअल जब मार्क्स आया था, मैंने सर्टिफाइड कॉपी देखी थी, तो 14 में से मेरे को 2 मार्क्स मिले थे, तो मैं उसको गिन ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट के कुछ आई थिंक जब 4-5 दिन बचे हुए थे तब मैंने कंसोलिडेशन को पिक किया हुआ था, क्योंकि मैं बहुत डरता था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से। तो मैंने जितने भी मेरे पास 2 महीने का टाइम था ना, उसमें मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया था, विच इज़ एडवांस अकाउंट्स। मैंने पूरा टाइम टैक्सेशन ही पढ़ा था, ठीक है, और लॉ को। अब मेरी बात सुनिए, लॉ मेरा पहले ही एग्जाम्प्ट हो चुका था, बट लॉ भी कैसे एग्जाम्प्ट हुआ? मेरा मई 24 में लॉ एग्जाम्प्ट हो चुका था। सितंबर 24 में मैंने एडवांस अकाउंट्स और टैक्सेशन को क्लियर किया था। अब लॉ कैसे एग्जाम्प्ट हुआ था? मेरे को लॉ में 61 मार्क्स आए थे। ठीक है, और उसमें भी मैं बता रहा हूँ, मैंने चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, ये 3 चैप्टर जो थे वो मैंने कंप्लीटली लीव कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जितने भी चैप्टर्स थे वो मेरे को पूरा अच्छे से आता था। अच्छे से मीन्स अच्छे से, विथ सेक्शन नंबर नो, विथ पेनल्टीज नो। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ भी याद नहीं की थी, ना सेक्शन नंबर याद किया था, ना पेनल्टी याद की थी, कुछ भी नहीं, ना कोई भी वो डेट्स होते हैं ना कि 15 दिन में एनुअल जनरल मीटिंग और वो सब कुछ भी नहीं याद किया था। ठीक है, बट वो आप याद कर लेना, क्योंकि MCQs में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये रही बात मेरे लॉ की, मैंने बता दी। अब आ जाते टैक्सेशन में। ये बहुत लोग सुनना चाहते हैं। टैक्सेशन में मेरा ओवरऑल स्कोर जो था वो 67 था, बट डायरेक्ट टैक्स में मैंने सिर्फ 9 मार्क्स स्कोर किया था, सिर्फ और सिर्फ 9 मार्क्स आउट ऑफ 30। और उसमें भी मैं बता दूं 9 मार्क्स किस में आया था? रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन मेरा सही था, और मेरा वो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे वर्किंग नोट जो मैंने बनाए थे हाउस प्रॉपर्टी के, रेसिडेंशियल स्टेटस के, वो उसके बेसिस पे मेरे को 9 मार्क्स अलॉट हुए थे। बाकी के रेस्ट ऑफ सारे टॉपिक्स के मेरे आंसर्स गलत थे। TDS, TCS, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, रिटर्न फाइलिंग, क्लबिंग एंड सेट ऑफ, सब के सब पूरा गलत था मेरा। स्टिल मैंने 9 मार्क्स स्कोर किया DT में। एग्रीगेट मेरा 67 आया पेपर नंबर 3 में। अटेम्प्ट की बात है सितंबर 24। अटेम्प्ट जो पेपर था डायरेक्ट टैक्स और GST का, बहुत ज़्यादा टफ आया था। आप वो चेक भी कर सकते हैं PYQs को सॉल्व करके। तो ये मेरे मार्क्स थे और इतने चैप्टर्स मैंने लीव किए थे। और एक और चीज़ था कि आप बोलेंगे कि भैया आपको तो ऑलरेडी एक पेपर एग्जाम था। हाँ, पेपर एग्जाम था, बट मेरे लिए डर वाली बात बहुत ज़्यादा थी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। लास्ट के 10 डेज़ जब बचते थे, या लास्ट के 20 डेज़ बचते थे ना, आई यूज़ टू गिव अप कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा इस अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होगा, और मेरा मेरा जो GS टैक्स है वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मेरा बाकी के 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर होकर भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है, ये अभी मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने गलती की थी। आप लेट सपोज करिए, आप सोच रहे हैं कि मेरा आपका ना टैक्सेशन प्रिपेयर नहीं है, या आपका लॉ अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है, आपने सिर्फ 70-80% ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। रिवाइज इट थरली। ठीक है, रिवाइज इट थरली। क्या पता आपका पेपर इतना आसान आ जाए, या इतना एवरेज आ जाए आपके अटेम्प्ट में, विच इज़ मई 26 में, कि आप उसमें आराम से 44-45 स्कोर कर पाए, और इवेंचुअली आप बाकी के 2 सब्जेक्ट से एग्रीगेट बना के क्लियर कर जाए। यही चीज़ मैंने मई 24 में गलती की थी। मई 24 में मेरे को टैक्स के जो पेपर था उसमें 44 आया था। ठीक है, 44 आया था, और मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया था 16 अप्रैल से मैंने पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं हार मान चुका था और मैं ट्राई कर रहा था एग्जाम्शन में लॉ के लिए। ठीक है, जो कि मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे को टैक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और ऊपर से दूसरा सब्जेक्ट ये था एडवांस अकाउंट, जो भी मेरा बहुत अंडर प्रिपेयर्ड था, तो मैंने वो गिव अप कर दिया था। बट जब रिजल्ट आया था तो मैंने देखा था मैं एग्रीगेट की वजह से फेल हो गया था। इंडिविजुअल में सारे में मैंने
अच्छे स्कोर किए थे। लॉ में 61 मार्क्स भी स्कोर कर लिया था, बट मैं थोड़ा सा बोलते ना विल पावर दिखा के, हिम्मत दिखा के लास्ट के 10 डेज पढ़ा, बोलते ना कंटिन्यूसली पढ़ता रहता, तो मेरा काम हो जाता, मेरा मई में ही क्लियर हो जाता। तो प्लीज़ अगर कोई एक सब्जेक्ट अंडर प्रिपेयर है उसकी वजह से ओवरथिंक मत करिए। जितना भी उस सब्जेक्ट में प्रिपेयर है 70% 60%, उसको थरली इन 10 डेज़ में रिवाइज कर लीजिए, और बाकी के 2 चैप्टर्स में जिसमें आपका कंट्रोल है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पहले 2 दिन देखिए, लॉ को 2 दिन देखिए एकदम साइड में कर दीजिए फॉर परमानेंट बेसिस। उसके बाद 3 से 4 दिन या 5 दिन दे दीजिए डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में, उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम जीएसटी को दे दीजिए। फिर अमेंडमेंट्स को टाइम देना, फिर डीटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है, जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग एंड सेट ऑफ, टीडीएस टीसीएस, वो अमेंडेड वाला पार्ट है, आई होप आपने कर लिया होगा। और सैलरी टॉपिक्स जो है, रिटर्न फाइलिंग का जो टॉपिक है, डिडक्शन का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इनको अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो अगर लेट से 6 मार्क्स का रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से 1-2 क्वेश्चन लगा के भी जाएंगे ना, तो उसमें आप 3 या 4 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है। और जीएसटी पे पूरा का पूरा कंट्रोल लेके आइए। और जीएसटी को आप कैसे थरली रिवाइज कर लेंगे इतने कम टाइम में, विशाल सर की चार्ट बुक ले लीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या तो फिर अमित महाजन सर का मैराथन प्रीवियस अटेम्प्ट के अवेलेबल रहेंगे, उसको देखना है तो देख लीजिए, या तो फिर वेट कर लीजिए। अमित महाजन ऑन अ डे ऑफ एग्ज़ाम 1.5 डेज़ पहले वो मैराथन्स को लेके आते हैं। ठीक है, जीएसटी को खुद से रिवाइज करेंगे तो आई वुड से कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, बट नेवरदलेस अगर टाइम कम है, डीटी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, अमेंडमेंट्स को ज़्यादा कवर करना चाहते हैं, तो वो आप कवर कर सकते हैं। और कुछ टाइम में, मतलब कुछ 8 से 10 घंटे लगा के जीएसटी को अच्छे से रिवाइज कर लेना अभी के अभी। और उसके बाद जब लास्ट के 5 या 6 दिन बचेंगे, तो मैक्सिमम टाइम आप एडवांस काउंट्स को डिवोट करना। और एडवांस काउंट्स में कैसे टाइम देना है आपको, पहला जो है मॉड्यूल नंबर 1 को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो लास्ट के जो चैप्टर्स है जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिया है, उसमें से भी आप ए कैटेगरी वाले सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लोगे, बाकी के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर दोगे तो भी काम चलेगा। मॉड्यूल 2 के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने कवरेज की है और जो ए कैटेगरी के लिस्ट में आते हैं, वो आप कवर कर लेना। और मॉड्यूल नंबर 3 एडवांस अकाउंट्स की फोकस करिए। ठीक है, वहीं से क्लोज टू 55 to 60 मार्क्स का वेटेज का क्वेश्चन आता है, और वहीं से आप पास होंगे। और आप पूछेंगे कि ये मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है। उसके लिए आप यूट्यूब पे बस सर्च करिए ABC एनालिसिस सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एडवांस अकाउंट्स, तो आपको बहुत सारी फैकल्टीज़ के ABC एनालिसिस 1 हफ्ते पहले अपलोडेड हैं, वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब रही बात मॉड्यूल 3 की, कि मॉड्यूल 3 में आपको कैसी कवरेज करनी है। आई होप मैंने बता दिया कि मैंने एडवांस अकाउंट्स में 50 मार्क्स स्कोर किया था। अब देखिए मॉड्यूल 2 में आप ट्राई करिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बायबैक, AS14 विच इज़, और AS14 और 21 मतलब अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में से कोई एक टॉपिक अच्छे तरीके से कर लीजिए, दूसरा छोड़ देंगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को अच्छे से कर लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इतना तो आपसे एज एक्सपेक्टेड है। ब्रांच अकाउंटिंग छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है, और 14 और 21 में से कोई एक छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी सोचना भी मत 1 सेकंड के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं फॉर द लास्ट 10 डेज। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू जेन्युइनली थिंक कि अगर आपको किसी भी वे में हेल्प किया, एंड प्लीज़ हाइप द वीडियो। बाय।